लालू यादव की गिनती सयाने नेताओं में होती है। लालू यादव ने ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया है जिससे उनकी पार्टी के पास एक सॉलिड वोट बैंक है। इसे MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण के बावजूद जब लालू यादव की पार्टी के हाथ से सत्ता फिसली तो राजनीति के एक चतुर सुजान ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने लालू यादव से कहा कि वो सिर्फ यादवों पर जोर न दें, दूसरी जातियों को भी साथ लेने की कोशिश करें। जानकार बताते हैं कि इस पर लालू यादव ने साफ साफ कहा कि वो यादवों की कीमत पर किसी और जाति का समर्थन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। बताया जाता है कि लालू यादव ने कहा कि कोई और साथ नहीं भी आया तो इतना तय है कि वो बिहार में बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बने रहेंगे, लेकिन यादव बेस खिसका तो उन्हें हाशिए पर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। लालू की इस रणनीति ने उन्हें 1980 के दशक से अब तक प्रासंगिक बनाए रखा है। आज भी उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास बिहार में सबसे ज़्यादा वोट है। कई लोगों को इन दिनों लग रहा है कि लालू यादव के रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शायद ऐसे फॉर्मूले पर यकीन नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शायद सिर्फ एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर ही रहने को तैयार नहीं है। वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं और इसके लिए नए फॉर्मूले आजमाने से उन्हें ज़्यादा परहेज नहीं दिखता। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था और बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने परिवार के बाहर के किसी यादव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और दूसरी पिछड़ी जातियों के नेताओं पर भरोसा दिखाया। तब कहा गया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को नई पहचान देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। और अब राणा सांगा विवाद के बीच जिस तरह अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के पीछे मजबूती से खड़े हुए हैं, उसे देखते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव एक और दांव के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक यादवों के साथ राजपूतों को भी अहमियत देती रही है। रामजी लाल सुमन ने बीती 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा के लिए जो कहा, उससे क्षत्रिय यानी राजपूत समाज में रोष है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इस बयान पर सवाल उठाए ही हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी सभी प्रमुख राजपूत नेता, चाहे वो रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया हों, बृजभूषण शरण सिंह हों या फिर संगीत सोम, सभी ने एक सुर में रामजी लाल सुमन की निंदा की है। ये तीनों और ऐसे ही कई दूसरे राजपूत नेता किसी समय समाजवादी पार्टी से या तो लगाव रखते थे या फिर उनका इस पार्टी से जुड़ाव था। समाजवादी पार्टी की राजनीति पर नज़र रखने वालों को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव या तो रामजी लाल सुमन के बयान से किनारा कर लेंगे या फिर उन्हें हिदायत देंगे, लेकिन उम्मीदों के उलट अखिलेश यादव उनका बचाव करने लगे। विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव ने X पर लिखा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमज़ोर से कमज़ोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। तब ये लगा कि अखिलेश यादव ने राजपूत समाज को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आखिर समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही यादवों की तरह राजपूत वोटर भी इस पार्टी के लिए अहम रहे हैं। अखिलेश यादव 2012 में जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब उनके साथ 38 राजपूत विधायक थे, इनमें से 11 मंत्री थे। राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव की सफाई तो आई, लेकिन रामजी लाल सुमन के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो राजपूत समाज की मांग नहीं मानेंगे और अपने बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस बीच करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया। सुमन ने इसके बाद सीधी चेतावनी देनी शुरू कर दी। प्रशासन से कहेंगे
कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। अखिलेश यादव के रुख में भी बदलाव दिखने लगा। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला इसलिए हुआ है कि वो दलित हैं। रामजीलाल सुमन पुराने नेता हैं। 1977 में पहली बार सांसद बने थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तब वो उनकी सरकार में मंत्री भी थे। वो अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राणा सांगा विवाद के पहले तक वो दलित राजनीति के पोस्टर बॉय नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी का बीएसपी से गठबंधन था, वो तब भी चुनाव हार गए थे। मायावती तो खैर निर्विवाद रूप से यूपी की सबसे बड़ी दलित नेता रही ही हैं। उनसे रामजीलाल सुमन की तुलना का कोई मतलब कभी नहीं रहा, लेकिन राजनीति में कई साल जूनियर और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी हाल फिलहाल सुमन से ज़्यादा असर रखने वाले नेता माने जाने लगे थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद और रामजीलाल सुमन तीनों ही जाटव समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी करीब 20% है। अकेले जाटवों की संख्या करीब 11% है। जानकारों की राय में यही वो आंकड़ा है जिसके चलते अखिलेश यादव अपनी रणनीति बदल रहे हैं। बदलाव की बात पर आने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी में यादवों के बाद क्षत्रियों यानी राजपूत समाज की ही सबसे ज़्यादा अहमियत थी। मोहन सिंह और ठाकुर अमर सिंह की पार्टी में क्या अहमियत थी, ये सब जानते हैं। जानकार दावा करते हैं कि अखिलेश यादव का भी राजपूतों से लगाव रहा है और इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि उनकी पत्नी डिंपल यादव राजपूत परिवार से ही आती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद राजपूत वोटरों के लिए बीजेपी पहली पसंद बन गई। समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख राजपूत नेताओं ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। साल 2012 में अखिलेश यादव के साथ जहां 38 राजपूत विधायक थे, वहीं 2022 में पार्टी के टिकट पर सिर्फ 4 राजपूत विधायक जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात शुरू कर दी। नतीजों में इसका असर भी दिखा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें हासिल की। इनमें से 20 ओबीसी, 8 अनुसूचित जाति के और 4 मुस्लिम सांसद हैं। राजपूत सांसदों की संख्या सिर्फ 2 है। इन आंकड़ों को और गहराई से देखने पर अखिलेश यादव की मौजूदा रणनीति और साफ हो जाती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठजोड़ कांग्रेस के साथ था और इस गठबंधन को दलितों के सबसे बड़े समूह यानी जाटवों का 25% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को जाटवों का 24% और मायावती की बीएसपी को 44% वोट मिला था। गैर जाटव दलित वोटों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 56% वोट मिला था, जो बीजेपी और बीएसपी के संयुक्त वोटों से ज़्यादा था। समाजवादी पार्टी गठजोड़ को मुसलमानों का 92 और यादवों का 82% वोट मिला था। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले देख रहे हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 12% से ज़्यादा वोट मिला था, जो 2024 के आम चुनाव में घटकर 9% के करीब हो गया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। जानकारों का दावा है कि इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिला। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद को पार्टी का पोस्टर बॉय बना दिया था। अवधेश प्रसाद भी दलित हैं और पासी समुदाय से आते हैं, लेकिन पासी समुदाय की आबादी करीब 3.5% है, जबकि जाटव करीब 11% हैं। जानकारों का दावा है कि रामजीलाल सुमन के एक बयान के जरिए अखिलेश यादव मुसलमानों और जाटवों दोनों वोट बैंक को अपने पीछे लामबंद करना चाहते हैं। अभी उनकी नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 183 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, जबकि कांग्रेस 40 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने में कामयाब रही थी। यानी कुल 223 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन आगे रहा। यूपी विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीटों की ज़रूरत होती है।
ये स्थिति तब थी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41.37 और समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट मिले। जानकार दावा करते हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति ये है कि अगर रामजी सुमन से सहानुभूति रखते हुए जाटव वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो समाजवादी पार्टी के 2027 में सत्ता में वापसी की संभावना और मजबूत हो सकती है। राजनीति पर नजर रखने वालों का दावा है कि यही वजह है कि राणा सांगा विवाद पर बीजेपी नेताओं से जिस मजबूती के साथ आगे आने की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं दिख रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक होती जा रही है और ईद के बाद पीडीए सम्मान आंदोलन की रणनीति बना रही है। हालांकि कई जानकार ये दावा भी करते हैं कि राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती है। उनकी नज़र में 2027 का चुनाव अभी दूर है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि राजपूत अभी भले ही बीजेपी के साथ दिख रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊंचा करने में उनकी हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी में राजपूत वोटरों की संख्या 6 से 8% बताई जाती है, लेकिन उनका प्रभाव संख्या से ज़्यादा दिखता है। बीते आम चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समझाने के बाद भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिला। पश्चिमी यूपी में संगीत सोम की नाराजगी संजीव बालियान को भारी पड़ी थी। अब राजा भैया और संगीत सोम रामजी सुमन के बयान पर खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं मायावती भी एक्शन मोड में है। जानकार दावा करते हैं कि वो अखिलेश यादव की रणनीति समझ रही हैं। मायावती ने इस मुद्दे पर लगातार 2 दिन एक्स पर अपने बयान जारी किए। रामजी सुमन के घर पर हुए हमले के बाद मायावती ने साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड को याद किया। उन्होंने लिखा, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी ज़रूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी ज़रूर करना चाहिए। मायावती ने एक और पोस्ट में लिखा कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथगढ़ों से सावधान रहना चाहिए। यूपी की राजनीति पर नज़र रखने वाले ये भी दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों के लिए कभी पहली पसंद नहीं रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को याद दिलाते हुए वो कहते हैं कि तब अखिलेश यादव की पार्टी को बीएसपी से गठजोड़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मायावती की हालिया सक्रियता भी जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति अलग मोड़ ले सकती है। जानकारों की राय में जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया है, तब से वो लगातार बीजेपी सरकार की कथित मुसलमान विरोधी नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते कद और अपने घटते वोट बैंक से चिंतित मायावती अपने बयानों और फैसलों से ये दिखाने की कोशिश में है कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी वो और उनकी पार्टी बीएसपी है। जानकारों का दावा है कि मायावती का हालिया रुख ऐसा ही बना रहा और कुछ फीसदी मुसलमान उनकी तरफ लौटे तो न सिर्फ उनकी पार्टी मजबूत होगी बल्कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। यूपी में आज भी दलितों का एक बड़ा हिस्सा मायावती को खास सम्मान देता है। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने दलितों को सम्मान और मुख्यधारा में जगह दिलाने के लिए कई अहम काम किए हैं। जानकारों की राय है कि एक बयान के सहारे रामजी सुमन वो दर्जा हासिल नहीं कर सकते जो मायावती का है। कई दलित एक्टिविस्ट ये सवाल भी उठा रहे हैं कि रामजी सुमन ने कब कब दलितों के लिए आवाज़ उठाई। जानकारों का दावा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर भले ही फूंक फूंक कर कदम उठा रही हो, लेकिन बीएसपी और मायावती अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जानकारों को अखिलेश यादव के दाव में एक जोखिम नज़र आता है। वो कहते हैं कि अगर जाटव समाज उनके साथ आया और 2027 तक साथ बना रहा तो उनके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बरसों से साथ रहे राजपूत समाज की सहानुभूति गंवाना उन्हें भारी भी पड़ सकता है।